जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा सीईओ है हम्म। और वो करोड़ों की कोई डील साइन कर रहा है, या मान लीजिए अपनी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा पेमेंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब उसे अपना कार्ड स्वाइप करना होता है ना, या चेक आगे बढ़ाना होता है, तो वो अचानक रुक जाता है। अच्छा। हाँ, एक पल के लिए रुकता है और जानबूझकर बहुत ही सोच समझकर सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है। अरे वाह। और ये कोई अजीब सी आदत नहीं है, मतलब ये कोई संयोग भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में 3000 साल पुराना एक बहुत ही सटीक कोड है, जिसे वो आज के मॉडर्न बिजनेस में लगा रहा है। मतलब ये जो दृश्य आपने बताया ना, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी व्यापार या स्टार्टअप्स की बात होती है तो हम अक्सर क्या सुनते हैं? वही सिलिकॉन वैली, एआई। हाँ, सिलिकॉन वैली के नए ट्रेंड्स या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की कोई नई थ्योरी। सही कहा। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि सफलता का जो राज है वो भविष्य की किसी तकनीक में छिपा है। हाँ, मतलब हमेशा आगे देखने की आदत है हमारी। लेकिन ये जो कोड है ना, ये पूरी तरह से एक अलग दिशा में पीछे की तरफ इशारा कर रहा है। और मुझे लगता है यही जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो रबी डेविड की लिखी किताब है द टोरा सीईओ कोड। द टोरा सीईओ कोड। और साथ ही इससे जुड़े जो ब्लॉग्स और वेबसाइट्स हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। जी। इन स्रोतों में ये दावा किया गया है कि तलमूद और टोरा का जो ज्ञान है, जो कि प्राचीन यहूदी कानून और दर्शन के आधार स्तंभ हैं। हाँ वही, तो उसे आज के मॉडर्न बिजनेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इसे डिकोड करें कि ये प्राचीन नियम आज के उद्यमियों के लिए कैसे काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चर्चा है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज एकदम साफ कर दूं। हाँ, वो डिस्क्लेमर जरूरी है। जी, हम यहाँ किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और ना ही हम कोई पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम बस निष्पक्ष होकर इन स्रोतों का विश्लेषण करना है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की चीजों को ना धार्मिक उपदेश मान लेते हैं। हाँ, लोग जज करने लगते हैं। लेकिन इस किताब का जो नजरिया है वो एकदम अलग है। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि ये ढांचा काम कैसे करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल, और क्यों दुनिया भर के सफल व्यापारी इसे इतना असरदार मान रहे हैं। तो चलिए सीधा इस सॉफ्टवेयर के कोर में चलते हैं। चलिए। स्रोतों को पढ़ते हुए जो पहली बात मुझे समझ आई वो ये है कि ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें कहीं नहीं लिखा कि बस खुद पर विश्वास करो या सकारात्मक सोचो या कि ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ दे देगा। हाँ, वो सब हवाई बातें इसमें बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस सामग्री का मुख्य आधार ही यही है कि इसमें मोटिवेशन की कोई जगह नहीं है। एकदम प्रैक्टिकल है। हाँ, इसे साफ तौर पर एक ऐसे सिस्टम की तरह दिखाया गया है जो कठोर नियमों पर चलता है। और स्रोत ये भी दावा करते हैं कि ये वही सिद्धांत है जो रॉथस्चाइल्ड जैसे अरबपति परिवारों ने सदियों से इस्तेमाल किए हैं। मतलब ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक पूरा रणनीतिक ढांचा है। तो अगर मैं इसे आज के हिसाब से समझाऊं तो ये किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाके ताली बजाने जैसा नहीं है। तो कैसा है? ये एक सीईओ के दिमाग में एक 3000 साल पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने जैसा है, जो सीधा नतीजों पर फोकस करता है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम में 12 व्यावसायिक कानून या नियम हैं। और एक बात जिस पर बहुत जोर दिया गया है वो ये कि ये ज्ञान पीढ़ियों तक सिर्फ कुछ खास परिवारों के बीच ही गुप्त रखा गया था। मतलब बाहर किसी को नहीं पता था। नहीं, इसे बाहरी दुनिया से साझा नहीं किया जाता था। अब जाके इसे एक ऐसे रूप में बाहर लाया गया जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि बिजनेस को देखने का पूरा नजरिया ही रीसेट कर देता है। एकदम सही। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की रूपरेखा तो हम समझ गए। अब इसके सबसे पहले कोड को डिकोड करते हैं। लॉ नंबर 1। हाँ, लॉ नंबर 1, जिसे द लॉ ऑफ द सील्ड हैंड कहा गया है। या राइट हैंड रूल। हाँ, जो सीधा इस बात से जुड़ा है कि हम अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। ये नियम इस पूरी प्रणाली का ना एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? स्रोतों में बताया गया है कि ये नियम कब्बाला पर आधारित है। कब्बाला मतलब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये प्राचीन यहूदी रहस्यवाद की एक शाखा है। बिल्कुल, जो ऊर्जा, भौतिक दुनिया और हमारे कर्मों के बीच के कनेक्शन को समझाती है। तो इसके हिसाब से जो दाहिना हाथ है ना, वो शसेद का प्रतीक है। शसेद, इसका क्या मतलब है? शसेद मतलब प्रेम, कृपा, उदारता और आशीर्वाद।
या कुछ पाना। अच्छा, और इसके ठीक उल्टा जो बायां हाथ है वो गेवूरा का प्रतीक है। और घेवूरा मतलब? इसका मतलब है निर्णय, अनुशासन और सीमाएं तय करना या प्रतिबंध लगाना। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि हमें अपना दाहिना हाथ सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हम पैसे या कोई उपहार ले रहे हों। बिल्कुल, कुछ भी रिसीव करते समय। लेकिन जब कोई बिल चुकाना हो या किसी को पैसे देने हो तो हमेशा बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, यही नियम है। यहाँ तक कि स्रोत तो ये भी कहते हैं कि दाहिने हाथ से पैसे देना अपनी ही प्रचुरता को दूर धकेलने जैसा है। ऊर्जा के स्तर पर हाँ। इसके पीछे का विचार यही है कि शक्ति और आशीर्वाद के हाथ का इस्तेमाल कभी धन को खुद से दूर करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो एक शारीरिक काम को मानसिकता के साथ जोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। अब यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए। जब कोई इसे पहली बार सुनेगा तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं लगेगा? लग तो सकता है। मतलब आपके साथ से कार्ड दे रहे हैं, उससे सच में क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसके पीछे के मनोविज्ञान को पढ़ा ना, तो मुझे समझ आया कि ये कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, इसमें एक गहरी बात है। असल में ये पैसे खर्च करते समय एक माइंडफुलनेस या एक ठहराव लाने का तरीका है। पैटर्न इंटरप्ट कह सकते हैं इसे। हाँ, मतलब ये आपके बटुए और आपके खर्च करने की आदत के बीच एक स्पीड बम्प लगाने जैसा है। बहुत सही उपमा दिया आपने। इंसान बिना सोचे समझे आवेग में पैसे खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसे याद रखना है कि उसे बायां हाथ इस्तेमाल करना है। और अंधविश्वास से परे इसका जो रणनीतिक पहलू है ना, वो बहुत गहरा है। वो कैसे? जो लोग इसे अपनाते हैं वो बताते हैं कि खरीदारी करते समय उनके बर्ताव में एक अचानक ठहराव आ जाता है। मतलब वो ज्यादा सचेत हो जाते हैं। हाँ, और जब इंसान पैसा देते समय सचेत होता है तो वो ज्यादा अनुशासित दिखता है। इससे सामने वाले पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल। और इस ढांचे का एक और बड़ा नियम है कि धन का दिखावा करना आपको एक लक्ष्य बना देता है। मतलब लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। जब खर्च करने का तरीका इतना सचेत हो तो लोग आसानी से आपको शिकार नहीं बना सकते। ये वित्तीय अनुशासन की एक ढाल है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत पावरफुल रणनीति है। एक शारीरिक क्रिया कैसे मानसिक अनुशासन बन जाती है। और इस किताब के बाकी नियम भी ऐसे ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दांव पेंचों पर टिके हैं। तो चलिए कुछ और नियमों की तरफ चलते हैं, जैसे कि लॉ 3, नेगोशिएशन साइलेंस। हाँ, नेगोशिएशन साइलेंस। स्रोत में एक उदाहरण है कि इसका इस्तेमाल करके खरीदार ने एक ही डील में $40,000 बचा लिए। क्या बात है। वैसे बातचीत में चुप रहना कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये तो बहुत आम तरीका है। लेकिन इस कोड में इसे जिस तरह पेश किया गया है ना, हाँ, वो इसे बचाव नहीं बल्कि एक आक्रामक हथियार बना देता है। मतलब ये काम कैसे करता है? जब कोई बातचीत के किसी बहुत अहम मोड़ पर अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है, तो वो सामने वाले पर एक अदृश्य दबाव डालता है। मुझे तो ये बिल्कुल अंतरिक्ष के वैक्यूम जैसा लगता है। वैक्यूम कैसे? मतलब मानव मनोविज्ञान ऐसा है ना कि ज्यादातर लोग अचानक छाई शांति से घबरा जाते हैं। हाँ, असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया या सामने वाले को प्रस्ताव पसंद नहीं आया। और इंसान की फितरत है उस खालीपन को भरने की। बिल्कुल। वो उस वैक्यूम को शब्दों से भरने के लिए दौड़ता है। और इसी हड़बड़ी में वो गलती कर बैठता है। हाँ, घबराहट में वो अपनी तरफ से ही कोई बड़ी छूट दे देता है या अपनी कोई कमजोरी बता देता है। मतलब बिना एक शब्द बोले बहुत कुछ कहलवा लेना। ये वाकई एक कला है। और ये सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, ये नियम व्यापार के स्ट्रक्चर पर भी बहुत सख्त है। जैसे कि पार्टनरशिप को लेकर जो नियम है। हाँ, पार्टनरशिप एथिक्स। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि 50-50 की साझेदारी से बचना चाहिए, क्योंकि बराबर की साझेदारी का मतलब है गतिरोध या डेडलॉक का खतरा। बिल्कुल। अगर दोनों पार्टनर्स के पास बराबर की ताकत है और किसी बड़े मुद्दे पर असहमति हो जाए तो क्या होगा? फैसला कौन करेगा? ये तो पूरी कंपनी को ही फंसा देगा। इसीलिए ये कोड कहता है कि जोखिम और शक्ति साफ होनी चाहिए। एक के पास हमेशा अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा एक रॉथस्चाइल्ड सिद्धांत का भी जिक्र था इसमें। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। ये सिद्धांत कहता है कि व्यापार में हमेशा उधार देने वाले बने, उधार लेने वाले नहीं। इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा है। जो उधार देता है ना, कंट्रोल उसी के पास होता है। मतलब जब बिजनेस पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर होता है तो वो अपनी आजादी खो देता है। बिल्कुल। मैंने स्रोत में एक हायरिंग कोड भी देखा था, कर्मचारियों को काम पर रखने का नियम। उसमें क्या था? इसके अनुसार
किसी को काम पर रखते समय उसकी स्किल्स से पहले उसके चरित्र और नैतिकता को देखना चाहिए। आज के जमाने में ये थोड़ा पुराना लग सकता है। हाँ ना, मतलब आज तो कोडिंग या डेटा एनालिसिस की स्किल्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन तलमूडिक नजरिया इसका बहुत तार्किक जवाब देता है क्या जवाब है? कि स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता तो उसे 6 महीने में ट्रेनिंग दी जा सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन किसी इंसान का चरित्र, उसकी वफादारी या दबाव में उसकी नैतिकता, ये चीजें नहीं बदलती। वो स्थिर होती हैं। एक बहुत ही कुशल लेकिन बेईमान कर्मचारी कंपनी को ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। बाप रे। इसीलिए चरित्र को कौशल से ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। इन सब में मुझे एक नियम ने बहुत आकर्षित किया, लॉ 7। बिलियनियर्स मंडे। हाँ, बिलियनियर्स मंडे। स्रोत कहते हैं कि कई सीईओ ने सिर्फ इस एक नियम से अपने काम करने का पूरा तरीका बदल दिया। तो ये बिलियनियर्स मंडे आखिर काम कैसे करता है? ये समय के प्रबंधन का एक बहुत प्राचीन और असरदार तरीका है। मतलब क्या इसमें सिर्फ सोमवार को काम करना होता है? नहीं, इसका मतलब है हफ्ते के पहले दिन को पूरी तरह से आइसोलेट कर देना। आइसोलेट मतलब सबसे अलग? हाँ, इस दिन कोई प्रतिक्रियावादी काम नहीं होता। मतलब कोई ईमेल का जवाब नहीं, कोई रूटीन मीटिंग नहीं, रोजमर्रा की वो आग बुझाने वाले काम भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये दिन सिर्फ रणनीतिक सोच, लंबी योजना बनाने और बड़ी तस्वीर देखने के लिए होता है। तो इससे सुनिश्चित होता है कि लीडर बिजनेस में फंसकर काम नहीं कर रहा, हाँ। बल्कि उसके ऊपर उठकर उसे दिशा दे रहा है। एकदम सही। ये सारे नियम ना, चाहे किस हद से पैसे देने हैं या कब चुप रहना है, आज के व्यापार के लिए बहुत तार्किक लगते हैं। बहुत मजबूत ढांचा है ये। लेकिन जब मैंने स्रोतों को और गहराई से पढ़ा तो एक बात साफ हुई। क्या? कि इस पूरे सिस्टम का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक जीवन काल में सफलता पाना नहीं है। हाँ, ये तो पीढ़ियों की बात करता है। हाँ, ये कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो इंसान के जाने के बाद भी सदियों तक टिका रहे। और यहीं पर इस चर्चा का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जो वेबसाइट है ना, thetoraceo.com, हाँ। वो सिर्फ इस एक किताब तक सीमित नहीं है। हाँ, वहाँ एक दूसरी किताब का भी जिक्र है, जनरेशनल वेल्थ, द टोरा मेथड। और ये किताब डायनेस्टी आर्किटेक्चर यानी राजवंश वास्तुकला की बात करती है। ये शब्द सुन के ना ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजा या पुराने साम्राज्य की बात हो रही हो। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसे आज के मॉडर्न परिवारों की संपत्ति बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक 100 जनरेशन रूल का भी जिक्र है। 100 पीढ़ियों का नियम। हाँ, वो काम कैसे करता है? देखिए, ज्यादातर पश्चिमी बिजनेस मॉडल में सारा जोर एग्जिट रणनीति पर होता है। मतलब कंपनी को बड़ा करो, उसे बेचो और मुनाफा कमाकर रिटायर हो जाओ। बिल्कुल। लेकिन डायनेस्टी आर्किटेक्चर का फोकस ये है कि जो संपत्ति आज बनी है उसे 100 पीढ़ियों तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए पारिवारिक संविधान बनाए जाते हैं। पारिवारिक संविधान मतलब क्या? मतलब अगली पीढ़ी को संपत्ति सीधे उनके हाथ में नहीं दी जाती। तो फिर कैसे देते हैं? इसके लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जहां जो मूलधन है उसे लॉक कर दिया जाता है। अच्छा। और जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें पहले अपना चरित्र और बिजनेस स्किल साबित करने होते हैं। मतलब उन्हें साबित करना होगा कि वो इस लायक हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ पैसे ना उड़ाएं, बल्कि उसकी रखवाली करें। ये तो बहुत ही गहरी और लंबी सोच है ना? लेकिन जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास कैसा? जरा सोचिए, एक तरफ तो हम 3000 साल पुराने रहस्यमयी आध्यात्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं। तलमुडिक नैतिकता और राजवंश की बातें। हाँ, और दूसरी तरफ इंटरनेट की एकदम आक्रामक मॉडर्न मार्केटिंग। हो, आप वेबसाइट की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब अगर ये ज्ञान इतना ही पवित्र और गुप्त है तो इसे 45 या $46 की ई-बुक बनाकर अर्जेंसी मार्केटिंग के साथ क्यों बेचा जा रहा है? ये बात तो है। और उनकी स्क्रीन पर वो लाल रंग के काउंटडाउन टाइमर चल रहे हैं, पॉपअप आ रहे हैं कि ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। हाँ, टिपिकल सेल्स फनल। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न आक्रामक इंटरनेट मार्केटिंग का बहुत ही अजीब संगम है। ये वाकई एक बहुत ही तीखा सवाल है ना? मतलब अगर ये एक सीक्रेट कोड है तो इसे ऐसे बाजार में क्यों बेच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मार्केटिंग काम कर रही है? मुझे तो लगता है कर रही है। बिल्कुल कर रही है। अगर आप वेबसाइट पर जो टेस्टिमोनियल्स हैं उन्हें देखें। हाँ, जो न्यूयॉर्क से लेकर दुबई तक के लोगों के हैं। हाँ, वो इसे एक किताब नहीं कह रहे, वो इसे एक हथियार बता रहे हैं। हथियार? हाँ, वे दावा कर रहे हैं कि इससे उन्हें तुरंत नतीजे मिले। हथियार, ये शब्द खुद ही बहुत कुछ साफ कर देता है। कैसे? मतलब ये कोई मन की शांति या मोक्ष
ढूंढने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सीधा बाजार के युद्ध में जीतने का एक टूल किट है। और यही कारण है कि ये मार्केटिंग काम कर रही है। लोग थक गए हैं क्या पुरानी थ्योरीज से? हाँ, आज के बहुत से सीईओ और ऑपरेटर जो पारंपरिक बिजनेस स्कूल हैं, उनकी थ्योरी से ऊब चुके हैं। उस निरंतर हसल कल्चर से थक गए हैं जहां हर दिन कुछ नया करना होता है। वो कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो, जो सदियों से चला आ रहा हो। तो मार्केटिंग का तरीका भले ही थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी अपील, उसकी प्राचीनता और उस गुप्त ज्ञान में छिपी है। लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो उनके लिए काम करे, ना कि वो जीवन भर सिस्टम के गुलाम बने रहे। और ये किताब उन्हें ठीक वही देने का वादा करती है, एक ऐसा कोड जो उन्हें पीढ़ियों तक सुरक्षित कर सके। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का एक सार निकालें, हाँ। तो हम देखते हैं कि ये ढांचा 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ, पहला है आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वो लॉ ऑफ द सील्ड हैंड है, जो खर्च करते वक्त माइंडफुलनेस लाता है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है व्यापारिक चतुरता, जैसे नेगोशिएशन, साइलेंस का हथियार, या फिर वो पार्टनरशिप के नियम। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है लंबी सोच या राजवंश निर्माण, जो डायनेस्टी आर्किटेक्चर के जरिए संपत्ति को सुरक्षित रखता है। तो कुल मिलाकर जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए इसमें सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि ये प्रणाली शॉर्ट टर्म हसल या रातों रात अमीर बनने का विरोध करती है। ये लंबी अवधि के अनुशासन और भावनाओं से मुक्त रणनीति पर टिकी है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि मानव मनोविज्ञान और डर पिछले कई हजार सालों से नहीं बदले हैं। जो दांव पेंच सदियों पहले प्राचीन बाजारों में काम करते थे, वो आज करोड़ों डॉलर के सौदों में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इंसान की फितरत वही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो स्रोत में तो नहीं है, पर सोचने पे मजबूर करता है। बताइए, अगर व्यापार चलाने और संपत्ति बचाने के इतने सटीक नियम प्राचीन यहूदी ग्रंथों से मिल सकते हैं, तो इतिहास के और कौन से ऐसे प्राचीन ग्रंथ होंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें ऐसे ही हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी किसी लाइब्रेरी में डीकोड होने का इंतजार कर रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद हमारे आसपास ही ऐसे कई सॉफ्टवेयर अपडेट धूल खा रहे हों, जिन्हें हमने सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है। शायद भविष्य में सफलता का रास्ता नई तकनीक में नहीं, बल्कि अतीत के उन भूले हुए कोड्स को दोबारा पढ़ने में हो। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस विचार के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं।